चरण का, अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर अब ये चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है अनुराग। बिल्कुल, और देखिए 7वें चरण की वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो गया है। आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। यूपी की 13, बंगाल की 9 सीटों पर शोभना वोटिंग चल रही है इस वक्त। बिल्कुल, और हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर इस समय मताधिकार का इस्तेमाल जो वोटर्स हैं वो कर रहे हैं। बिहार की 8, ओडिशा की 6 सीटों पर भी मतदान, झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग। तो 1 घंटे का समय बीत चुका है और लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें हमें दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि जो बढ़ता हुआ तापमान है, बढ़ता हुआ पारा है, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि वोटर ये चाहता है कि सुबह ठंडे ठंडे में वोट देकर और घर वापस आ जाए, क्योंकि इस समय पूरा उत्तर भारत क्या पूरा भारत इस समय जो है, ज्यादातर इलाके जो है वो 50 डिग्री तापमान को छू रहे हैं अनुराग। बिल्कुल, और देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने, कहां से कौन किसकी किस्मत दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी, कंगना रनौत मंडी से हैं, मीसा भारती आपको दिखाई दे रही हैं, और वो पाटलिपुत्र से अनुप्रिया पटेल आप देख सकते हैं अपना दल की तरफ से। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग जा रहे हैं। हरसिमरत कौर हैं अकाली दल से, सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी, और काजल निषाद आपको समाजवादी पार्टी से नजर आ रही हैं। सुबह सुबह सभी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी बने हुए हैं, और अब हम एक एक करके अपने संवाददाताओं का शोभना रुख करते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रशांत के पास चलना चाहिए, वहां पर टक्कर कड़ी भी है। लेकिन प्रशांत, मेरा सवाल कड़ी भी है, बड़ी भी है। कड़ी भी है और बड़ी भी है। बिल्कुल, लालू यादव ने पूरी ताकत लगा रखी है अपनी पुत्री मीसा भारती के लिए। प्रशांत, मुझे आप ये बताइए कि बिहार में भी तापमान जो है, पारा जो है वो आसमान छू रहा है, और ऐसे में क्या आपको ये लग रहा है कि वोटर ये मन बना के आए कि भैया सुबह सुबह ठंडे ठंडे में वोटिंग कर लो? 1 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शोभना। देखिए, जो भी वोटर हैं वो ये चाह रहे हैं कि सुबह के वक्त में 10 बजे तक अपना वोट कर लें, और इसलिए कि जो तापमान है यहाँ का वो बहुत ही चरम पर है। आपको बता दें कि कल जो बिहार सरकार का आंकड़ा आया है उसमें 10 चुनाव कर्मी की मौत भी हो चुकी है इस गर्मी में। 4 और लोगों की मौत हुई है, लेकिन सामान्य आंकड़ा वैसे 59 का है, लेकिन बिहार सरकार ने इसको 14 का आंकड़ा जारी किया है। और अभी भी जो पटना का तापमान है, और हम पाटलिपुत्र में अभी राघोपुर में जहां पर हैं, वहां का तापमान आपको बता दें कि यहाँ 44 डिग्री रियल जो फील है वो बता रहा है। और आप यहाँ महिलाओं को देखें, पुरुषों को देखें, सब अपने कतार में आके चाहते हैं कि किसी तरह पोल कर लें और उनके मन में जो है, जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर वो वोट करना चाहते हैं। क्योंकि आपने सही कहा शोभना कि ये जो पाटलिपुत्र की सीट है, इस पर मीसा भारती इस बार किसी भी तरह चाहती हैं कि वो काबिज हो, क्योंकि लगातार कोशिश होती रही है। 2009 से लेकर के अब तक यही रहा है कि लालू परिवार इस पर लगातार कोशिश किया है, लेकिन यह इस सीट को अपने हाथ में नहीं ले पाया। ठीक है प्रशांत, लौटेंगे आपके पास, वाराणसी का रुख करेंगे। नीतीश हमारे साथ हैं। नीतीश, मैं आपसे वाराणसी का तापमान नहीं पूछूंगा क्योंकि वहां का तापमान मुझे पता है। ये बताइए, वोटिंग का तापमान वहां किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है? मैं 1 मिनट, इस समय की बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दूं। वो जो हिट एंड रन केस था पुणे का, उसमें आरोपी की मां की गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्लड सैंपल बदलने के लिए मां ने ही डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया था। 50 लाख का इसमें जिक्र आया था, और अब एसआईटी ने आरोपी की मां को गिरफ्तार कर लिया है। पिता और दादा जो है वो पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं अनुराग। 2 लोगों की मौत हुई थी इस हिट एंड रन केस में, और अब एसआईटी ने आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है। ब्लड सैंपल बदलने की जिस तरीके से शोभना ने बताया तथ्य सामने आए थे, उसमें अब मां आरोपी के तौर पर गिरफ्तार की गई है। ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर्स पर मां ने ही दबाव बनाया था। बहुत इन्फ्लुएंशियल परिवार माना जाता है ये, और अपने इन्फ्लुएंसेस का इस्तेमाल इन्होंने किया था। अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने बेटे को बचाने की कोशिश जिस तरीके से की गई, अब उसका पूरा का पूरा भंडाफोड़ हो चुका है। और बिल्कुल अनुराग, ये पैसे की ताकत भी इस केस में देखने को मिली। 50 लाख रुपए, आप सोचिए, उम्र निकल जाती है इतना कमाने में, और यहाँ पर 50 लाख अपने बेटे के जुर्म को छुपाने के लिए माता पिता ने खर्च कर दिए। इतने की ही पार्टी करके वो आ रहा था, इतने की ही पार्टी 50,000 रुपए लगभग उसने पार्टी पर फूके थे, और उसके बाद ये लोग लौट रहे थे। बहरहाल हम चुनाव पर वापस लौटते हैं। नीतीश का मैं रुख करूंगा एक बार। नीतीश, मैंने आपसे पूछा था कि वहां पर वोटिंग का तापमान कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां गर्मी का पारा तो हिट है, लेकिन लोग किस संख्या में वाराणसी में आपको उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? अनुराग जी, सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त मैं पिशाच मोचन के बूथ पर मौजूद हूं, और आप देखिए ये आदर्श बूथ है, और बाहर जो भीड़ है वो भी आप देख सकते हैं। और जो मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं
उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे। तो आप लोग यहाँ पर सुबह सुबह ही पहुँच गए यहाँ पर मतदान करने के लिए। मतदान को लेकर उत्साह कितना? अब वोट डाला। लालू प्रसाद यादव को सुन लेते हैं, नीतीश फिर आएंगे आपके पास। लेकिन गाड़ी का शीशा अनुराग उतार नहीं रहे लालू प्रसाद यादव। मुझे लगता है उतारेंगे, क्योंकि मीडिया से बड़े फ्रेंडली रहते हैं। देखिए वो खुद ही बाहर आ रहे हैं, बताइए, देखिए बाहर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव मीडिया को कभी निराश नहीं करते, मैंने देखा इस मामले में। और उनका जो चिर परिचित अंदाज है, जब तक वो मीडिया वालों को उस अंदाज में ना बोले तब तक ये देखिए उनका अंदाज, जो पीछे हटने के लिए मीडिया वालों से कहते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर और मीडिया का वहां पर जमावड़ा है। फिलहाल लालू यादव मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन अनुराग बार बार कह रहे हैं कि मीडिया को निराश नहीं करते हैं। नीतीश का मैं रुख कर लेती हूँ। नीतीश, इस समय जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव की। मैं एक मिनट प्रशांत से सवाल लूंगी। प्रशांत, लालू प्रसाद यादव हमें दिखाई दे रहे हैं और अनुराग ने अब ये दावा कर दिया है कि निराश नहीं करते, लेकिन वो बात कर नहीं रहे हैं अभी तक हमसे। देखिए, लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं दीघा विधानसभा, जो पटना साहिब का क्षेत्र है, उसमें वेटनरी कॉलेज में। आप जो तस्वीर देख रही हैं ये वहीं की तस्वीर है। लेकिन वोटिंग के दौरान लालू यादव की ये कोशिश रहती है कि वो मीडिया को नाराज न करें। और आप देखिएगा कि लालू यादव जब वोट देके निकलेंगे बाहर, तब वो मीडिया से जरूर बात करेंगे, लेकिन मीडिया को इतना ही कहेंगे कि वो उनकी जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव जीत रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि लालू यादव, उनकी जो राजनीति है वो इस एक बयान के जरिए उनकी कोशिश होगी कि पूरे बिहार के 8 लोकसभा सीट जो है उसको वो साध लें। और क्योंकि उनको पता है कि पाटलिपुत्र जो सीट है बिल्कुल पटना साहिब से जुड़ा हुआ है और पटना साहिब की सीट में यादव वोटर सबसे अधिक हैं। और देखिए लालू यादव बिल्कुल प्रशांत आपके पास आएंगे और मुझे लगता है कि अनुराग अब और जगहों का भी रुख करना चाहिए। बिल्कुल, लालू जी का इंतजार रहेगा जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वापस लौटेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि प्रशांत ने भी कहा कि वो निराश नहीं करते, उनका ये चिरपरिचित अंदाज है कि वो मीडिया से बात जरूर करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो जब वोट डाल करके वापस आएंगे तो वो मीडिया से क्या कुछ बात करेंगे। पूरी सुरक्षा के बीच अपनी बेटी के साथ लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आरती टिक्कू का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ। आरती टिक्कू, लालू यादव हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बेटियों के लिए उन्होंने मीसा या दूसरी जो उनकी रोहिणी बेटी है उसके लिए लगाई हो, वो इस समय पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और तेजस्वी से आगे जाकर वो अपने चुनावी जो मोर्चा है उसको संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार में। देखिए, लालू यादव एक तो बहुत अच्छा प्रतीक है परिवारवाद पॉलिटिक्स का, राजनीति का देश में। और दूसरा, लालू यादव जी के क्या कहने हैं, उनके तो चारा घोटाले से लेकर और भी कितने घोटाले उन्होंने किए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज है कि बिहार में क्या अभी भी इस परिवार का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो नीतीश कुमार की जो पावर थी उसको चैलेंज कर सके, वो देखना अभी बाकी है। मुझे लगता है कि ये परिवार अभी भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है बिहार में। और तेजस्वी और मीसा भी मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जगह बना ली है। बिल्कुल, तो आपने कुल मिला के, अनुराग आप अगले सवाल मुकेश से लें, उससे पहले मैं उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि लालू यादव के पूरे इतने बड़े राजनीतिक कद को आरती टिक्कू ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जोड़ दिया। लेकिन प्रतीक है मोदी जी मौन है इस वक्त, तो आरती टिक्कू मुखर है। अच्छा केजरीवाल जी, इन्फ्लुएंशियल परिवार बताया, और सीधी सी बात है कि आरती टिक्कू जी ने एक सवाल भी उठाया कि क्या ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये परिवार अब भी इन्फ्लुएंशियल है। तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरियां बांटी हैं, इसका असर दिखेगा चुनाव में? नौकरियों का मुद्दा बहुत बड़ा है और अगर तेजस्वी का व्यक्तिगत रूप से, आरजेडी का पार्टी के तौर पे बिहार में बढ़ता हुआ प्रभाव दिख रहा है, तो वो सबसे बड़ा कारण नौकरी देना है। और उसके लिए नीतीश से ज्यादा लगभग पूरा ही क्रेडिट लेके आरजेडी और तेजस्वी जाते हैं। जहां तक लालू की बात थी, जो आप देखें कि छात्र आंदोलन के प्रतीक रहे वो, उन्होंने उस दौरान, और देखिए ये भारत में राजनीति के और नेताओं के कैसे पोर्ट्रेल होता है उसका,
बहुत सारे घोटाले हुए हैं, तमाम जातियों के नेताओं के घोटाले हुए हैं, तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं उन सबको बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने यहाँ लिया है। लेकिन लालू ने देखिए रेल मंत्री रहते हुए पूरी दुनिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक में पढ़ाया गया, केस स्टडी ली गई कि कैसे आप एक घाटे में चल रहे रेलवे का कैसे टर्न अराउंड कर देते हैं। बिल्कुल बिना किराया बढ़ाए हुए उन्होंने किस तरह से खुद जाते थे। परिवारवाद का जब भी आरोप लगता है तो ये क्योंकि एक तरीके से एक राजनीतिक दल का एक नैरेटिव है विपक्ष के लिए, तो ये ठीक भी है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन वो परिवारवाद सभी राजनीतिक दलों में, और इसको मैं इस तरह से भी देखती हूं कि इंजीनियर फैमिली होती है तो बच्चे इंजीनियर बनते हैं। मेरे पिता इंजीनियर थे तो मैं और मेरे भाई दोनों इंजीनियर बने। डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर बच्चों को दिखाई देता है, अपने पेरेंट्स को, और ऐसा ही राजनीतिक दलों में भी होता है। पढ़ी होगी ना शोभना, आपने पढ़ाई की होगी उसके लिए, राजनीति में पढ़ाई जरूरी नहीं है। आपके फादर इंजीनियर थे, चुनाव तो ये परिवार भी लड़ रहा है ना, या कोई भी राजनीतिक दल। ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह के पुत्र जो है वो इसलिए राजनीति में है कि वो उनके पुत्र है, वो चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी को टिकट इसलिए मिला, टिकट पंकज को भी इसलिए मिला क्योंकि वो राजनाथ जी जैसे बड़े नेता के पुत्र थे, तो टिकट जो मिलने में उनके साथ जो भाई भतीजावाद जिसको वंशवाद कहा जाता है वो निश्चित तौर पर वहां पर होता है। तो आपने अगर परीक्षा पास की, समाजवादी पार्टी ने राजकिशोर जी शिकायत की। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कई जगह ईवीएम खराब है, कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। और वाराणसी में 2 जगह ईवीएम खराब बताई गई है, बलिया रॉबर्ट्सगंज में ईवीएम खराब बताई गई है, कुशीनगर से भी खबर है कि वहां पर भी ईवीएम खराब हुई है और समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त ये बड़ी खबर कि जहां वोट डालने के लिए लोग जा रहे हैं तो उनको ईवीएम खराब मिल रही है। बिल्कुल, और झारखंड से कामरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामरान, गोड्डा से निशिकांत दुबे बहुत मुखर रहते हैं संसद में, उनके साथ साथ और भी तमाम सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। आप कहां मौजूद हैं और बताइए वहां पर किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं? बिल्कुल, हम अभी देवघर में मौजूद हैं और सीधे तौर पर यहाँ मुकाबला इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन का है। और अभी से ही साफ तौर पर जो लोग हैं, वो मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौके पर पहुंचे हुए हैं। और अमूमन ये तस्वीर देखी जाती है कि महिलाएं जो हैं उनकी भागीदारी काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से तस्वीरें हैं। महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ नंबर 156 में पहुँच चुके हैं। ये बीएड कॉलेज है और अपने मताधिकार का लोग प्रयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं उनके लिए। आप बताएं क्या मुद्दे हैं जिसे जहन में रखकर आप वोट करने की पहुंचे? विकास हो और अच्छा पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी, सब कुछ। हाँ, बढ़िया। बताएं। देश का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, हमारे युवाओं को नौकरी मिले, सब बेरोजगारी कम हो, यही हमारा उद्देश्य है वोट डालने का। अच्छा, ये कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, बिल्कुल वैसे ही अभी कुछ खाया नहीं आप लोगों ने? ना। घर जाकर? हाँ। आज छुट्टी सा भी एक माहौल होता है, वोट देने के बाद क्या कुछ काम रहेगा? जी जी रहेगा, घर का काम पहले। ठीक है, आएंगे कामरान आपके पास। और मैं बता दूं कि यहाँ पर निशिकांत दुबे यहाँ से गोड्डा से ताल ठोक रहे हैं। और अगर मैं उनके चुनाव प्रचार को सोशल मीडिया पर ही मैं देख रही हूँ, उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, मैं देख रही हूँ कि पूरी ताकत लगाई हुई है इस समय। और 2 महीने से वो चुनाव प्रचार वहां पर कर रहे हैं और बहुत 3 बार के सांसद भी रहे हैं निशिकांत दुबे वहां से। तो मुझे लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए। अनुराग, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त वोटिंग के लिए हो चुका है। और पटना से हमारे साथ रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। पटना से क्या खबर है, किस तरीके की वोटिंग आप देख रहे हैं रजनीश? वहां पर तस्वीरें भी दिखाइए, अगर लोगों से बातचीत हो सकती है तो हम वो भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पे मतदान देकर आए हैं और सामने में बूथ है और 16 बूथ है यहाँ पे। एन कॉलेज का ये मतदान केंद्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राइम इलाका है ये। छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जल्दी से। मतदान कर लिया सबसे पहले? हाँ सर। हाँ, तो बहुत उत्साह था इसको लेकर? बहुत उत्साह था। बहुत उत्साह था। मतदान कर लिए? बिल्कुल, इस लोकतंत्र के महापर्व का हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मुझे अपार खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की, अच्छी व्यवस्था है और हर कोई मतदान करे। अपील करते हैं कि अपने दायित्वों का निर्वहन करें और ये लोकतंत्र हमारा अमर है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे बूथ जो है वो बने हुए हैं। पटना साहिब
काफ़ी हाई प्रोफाइल ये पूरा क्षेत्र है और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद का यहाँ पे मुकाबला सीधे तौर पे कहें, हालांकि कई उम्मीदवार हैं लेकिन कांग्रेस के जो अंशुल अभिजीत हैं उनके साथ है। और यहाँ पे जो लोकसभा में जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जो पटना शहर की स्थिति है उनमें बीजेपी के चाहे वो बांकीपुर हो या फिर इसके अलावा जो कुमरार विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे बीजेपी से विधायक हैं, जबकि अगर बात करें उससे आगे तो कांग्रेस के विधायक हैं। तो इस 6 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र आएंगे आपके पास और तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद है। तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का पैनल भी क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में, इसलिए उनका रुख करना भी जरूरी है। अनंत विजय जी, परिवारवाद क्या यहाँ पर जिक्र हो रहा था, आप क्या कहेंगे? मैं बड़ा हैरत में हूं कि लालू यादव को लोग विकास का प्रतीक, विकास पुरुष, टर्न अराउंड, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। उसी रेलवे के कन्विक्टेड हैं लालू यादव। चारा घोटा एकमात्र नेता है जो कन्विक्टेड है। मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि लालू यादव सजा याफ्ता हैं, मुजरिम नहीं है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। लालू यादव प्रतीक हैं बिहार में गुंडागर्दी के, लालू यादव प्रतीक हैं बिहार में जंगल राज के। हाँ, सामाजिक न्याय उन्होंने किया, उनके इस योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सामाजिक न्याय के जो बाई प्रोडक्ट्स वो अपने साथ लेकर आए वो बिहार अब तक नहीं भूला। लेकिन अनंत विजय जी, 15 साल के शासन लालू जो है वो इतिहास है, तेजस्वी वर्तमान है। लालू हो सकता है तेजस्वी वर्तमान होंगे। तेजस्वी क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बगैर कोई मंत्री नौकरी दे देगा? ये एक गढ़ा हुआ नैरेटिव है। मंत्रिमंडल हमारा लोकतंत्र, तो यानी आप कहना चाहते हैं कि लालू इतिहास है, तेजस्वी वर्तमान है, लेकिन भविष्य नहीं है कुछ? अनुराग, भविष्य हो सकते हैं, भविष्य किसने देखा है? मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि तेजस्वी अपने साथ आरजेडी के किसी नेता को लेकर नहीं चल रहे हैं। आप अगर अनुराग देखिए तो उनके चुनाव प्रचार में मुकेश सहनी के अलावा आपको कोई आरजेडी का अब्दुल बारी, लेकिन एक चीज मैं आपको अनंत जी, मैं यहाँ पर इसीलिए आना चाहूंगी कि मैं जब गई वहां पर बिहार में और मैंने तेजस्वी यादव का इंटरव्यू भी किया, तो मेरी जब वहां पर लोकल लोगों से बात हो रही थी, रिपोर्टर्स से, अपने जी न्यूज के बात हो रही थी, प्रशांत मेरे साथ जुड़े भी हुए, तो उनका कहना था कि तेजस्वी यादव का ऐसा करिश्मा है कि वो अपने बल पर 2 से 2.5 लाख भीड़ एकत्रित कर लेते हैं। ये करिश्मा, इसको भी हमें मानना होगा कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव से इतर अपनी एक छवि बनाई है और जमीन पर अच्छी मेहनत की है। मुकेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि विकास पुरुष तो किसी ने नहीं कहा। जब आप उसको सिर्फ एक परिवारवाद का सबसे बड़ा, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बताते हैं, तो ये भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने सामाजिक बदलाव लाया। तो कैसे लाया? क्या उनके लिए स्थितियां सामान्य थी? क्या भारतीय राजनीति में सामान्य बात थी? होता क्या है कि दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार होते रहते हैं, वो मीडिया में नहीं आते हैं, उनका सामान्यकरण हो चुका है। वो लगातार आपके करीब नहीं आने देते हैं, और अगर उनके बारे में एक भी शब्द अच्छा बोला जाता है तो लोगों को बहुत खराब लगता है। इस बात का क्रेडिट लालू यादव को मिलना नहीं कर पाते हैं कि लालू यादव उनकी तमाम बुराइयों के बीच अगर एक अच्छाई बता दें तो बर्दाश्त नहीं होती है। जनता देती है या नहीं देती है? हमारे और आपके क्रेडिट देने से कुछ नहीं होता, जनता क्रेडिट देती है। तो लालू यादव के दौर को बिहार में महसूस किया, और वो क्रेडिट वोट में बदलता है। क्रेडिट तो सारे लीडर्स को मिलना चाहिए। वो क्यों लालू यादव पर संग्राम हो गया? चलिए ठीक है। अच्छा, दशक के शासन के बावजूद बिहार में आज नीतीश का रुख करेंगे, नीतीश का रुख करेंगे। देखिए, वाराणसी से बड़ी खबर है, वाराणसी से बड़ी खबर है। इतने लंबे भाजपा के शासन के बावजूद बिहार में आज भी एक बड़ी खबर दे देता हूँ नीतीश से, उस पर जानकारी ले लेते फिर आते हैं। आरती जी, मुकेश केजरीवाल जी, अनंत विजय जी, आता हूँ। अनंत विजय जी, दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिहार में कोई 5 साल में ग्रेजुएट, लालू हमेशा से इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे। लेकिन देखिए, यहाँ ये भी मानना होगा कि आज भी कुछ तो ताकत लालू यादव की रही होगी कि कितने साल, 20 साल के करीब हो चुका है उनको मुख्यमंत्री रहे हुए, लेकिन आज भी उन्हीं के शासन को याद कर तेजस्वी यादव को घेरा जाता है। नीतीश का रुख कर लेते हैं, नीतीश का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से 2 जगह ईवीएम कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है, और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए
तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। और अनुराग, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी अमित शाह ने, क्योंकि कांग्रेस ने एग्जिट पोल जो तमाम मीडिया चैनल्स के द्वारा किए जाएंगे उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। तो इसको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है कि हार आपको सामने दिख रही है और इसीलिए आप एग्जिट पोल का हिस्सा नहीं बन रहे। लेकिन कांग्रेस इस पर कह रही है कि साहब, जनता अपना वोट दे चुके हैं, हम उसका टीआरपी नहीं बढ़ाना चाहते। कांग्रेस का फैसला है, कांग्रेस की लाइन है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके प्रवक्ताओं को एग्जिट पोल में आना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के पास बहुत कुछ बोलने को है। और बेशक फैसला हो चुका है, बेशक फैसला अब आज शाम तक ईवीएम में कैद हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जनता सुनना चाहेगी कांग्रेस को। लेकिन दुर्भाग्य होगा कि हमारा भी दुर्भाग्य होगा कि उनके प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे। उनका कितना सौभाग्य और दुर्भाग्य होगा वो जाने। इस वक्त नीतीश का हम रुख करते हैं। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद, वाराणसी से माफ कीजिएगा, मौजूद है। वाराणसी में 2 जगह ईवीएम खराब होने की खबर आई है। क्या खबर है नीतीश? ईवीएम ठीक हो पाई, बदली गई, क्या हुआ? अनुराग जी, अगर अभी का अपडेट बता दूं तो प्रशासनिक अमला इस ईवीएम को ठीक कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। वहां पर जो प्रशासनिक टीमें हैं वो ईवीएम के बारे में जांच कर रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में जो व्यवस्थाएं हैं वो बहाल हो जाएंगे। एक बूथ के बाहर मैं मौजूद हूं, 50 मोचन बूथ है और आप देखिए यहाँ पर बूथों के इंतजाम, इस बार प्रत्येक बूथ पर आपको इस तरह के इंतजाम देखेंगे। साज सज्जा से लैस बूथ हैं और इसके साथ ही जो आपको इंतज़ाम है उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर जो भी मतदाता आ रहे हैं उनको आकर्षित करने की पूरी व्यवस्था पर यहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर कुर्सियों पे इंतज़ाम है, यहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर लोग, गर्मी ज़्यादा है तो आज तो मौसम कूल है, रोज के हिसाब से ऊपर वाले ने मेहरबानी की। और इंतज़ाम कैसे? बहुत बढ़िया है, सुपर। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? वोट कर दिया? जी बिल्कुल हो गया है। दिखा दीजिए जो जी जी ये है सही। ये देखिए इन्होंने वोट कर दिया। मुद्दे क्या थे वोट के? आतंक सबसे बड़ा था, विकास दूसरा था, तीसरा हमारा डिजिटल युग जो हम लोग घर बैठे ही ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान हो गया है। तो हम नहीं चाहते कि आगे हम कठिन जिंदगी। तो बदलाव बड़ा मुद्दा और युवा मतदाता भी हैं। वोट दिया आपने? नहीं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट देंगे? सबसे पहले तो बनारस के विकास पे इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस किया है, रोड से लेकर टूरिज्म से लेकर हर चीज़ पे। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम भी इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर आकर्षण की जो व्यवस्था है वो इंतजाम कैसे? बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगे। आपने वोट दिया आपके पास। और मुझे लगता है कि अनुराग, अब राजकिशोर जी का भी रुख कर लेना चाहिए। राजकिशोर जी, यहाँ पर चर्चा बहुत गर्म हो गई और मैंने देखा कि आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगता है बोलना चाहिए अब आपको। नहीं, उसमें मुस्कुराने की बात नहीं थी, अच्छी चर्चा हो रही थी। सर, लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए तो मोनोलॉग के लिए तो नहीं बैठे हुए ना। जो विभिन्न विचारों का, जो विरुद्धों के बीच जो सामंजस्य है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर लालू यादव को अगर प्रतीक के तौर पर अगर देखा जाएगा तो लालू यादव ने सामाजिक न्याय में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो लालू यादव अकेले नहीं थे। जब जेपी के लोग निकले थे तो उसमें पूरी टीम थी उसके साथ में। उसमें नीतीश कुमार भी थे, सुशील मोदी भी थे, तमाम लोग इस तरीके से बात करते, रामविलास पासवान थे, तमाम लोग की बात आप कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो बात कही जा रही है कि दलितों पिछड़ों की जो जहां तक बात करी जा रही है, लालू प्रसाद यादव के समय में सबसे ज्यादा रणवीर सेना और एमसीसी का संघर्ष होता था। जरा उसमें बताइए कि किनकी मौत होती थी, किस तरीके का जाति संघर्ष होता था। और उसके बाद जिस रेलवे के उद्धार की बात कही जा रही, 2009 में यूपीए 2 सरकार बनती, ममता बनर्जी श्वेत पत्र लाती हैं और अपनी ही पुरानी सरकार जो यूपीए 1 की सरकार है उसमें कहती हैं कि लालू यादव औसत से भी कम मुनाफा देकर गए। तो आंकड़ों की बात करी। और जो परसेप्शन की जो बात की जा रही थी ना, जो मुकेश ने परसेप्शन की बात कही, तो ये भी परसेप्शन था कि हार्वर्ड में चले गए, आईआईएम में चले गए, उसको किस तरीके से चीजें की जाती हैं। तो परसेप्शन की इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से हार्वर्ड में जाने से या कहीं विदेश में जाकर के मैनेजमेंट पर बोलने से बिहार की जनता को क्या मिलेगा और वो उससे किस तरीके से प्रभावित होगी, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अनंत विजय जी, हम पूर्वांचल को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। पूर्वांचल की 6 सीटों पर भी आज भविष्य तय होगा और यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी है। आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन ये कहता है कि पूर्वांचल में एमवाई फैक्टर काम कर रहा है। एमवाई मतलब योगी और मोदी, वो मुस्लिम यादव वाला एमआई फैक्टर तो एमवाई फैक्टर जो काम कर रहा है, नया वाला एमवाई, क्योंकि अब एमवाई के कई रूप हो गए। नरेंद्र मोदी एक एमवाई कहते हैं जो महिला और यूथ की बात करते हैं। एक दूसरा एमवाई जो पूर्वांचल में आज काम करेगा, मुझे लगता है उसमें मोदी और योगी का फैक्टर, और पूर्वांचल में मोदी का प्रभाव और योगी
का जो अपना गढ़ है एक तरीके से, अगर आप देखें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बनारस, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये जो पूरा इलाका है, बलिया में थोड़ा संघर्ष है नीरज शेखर के सामने, क्योंकि नीरज शेखर जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए, उनके सामने एक संघर्ष है, क्योंकि लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ी हैं और दिल्ली चल गई हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बाकी सब सीटों पर मुझे लगता है कि पूर्वांचल में बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है। इवन चंदौली में, जहां से तीसरी बार महेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार उन्होंने 10,000 से जीत हासिल की थी, मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने अपनी जो वो गड्ढे थे वो उन्होंने भरे हैं, और उनको थोड़ा बीजेपी को इसलिए फायदा होगा कि बनारस से सटी हुई सीट है चंदौली। तो अफजाल अंसारी का क्या भविष्य देखते हैं आप, क्योंकि वो मुख्तार को लेकर के वोट ऑफ सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, बीजेपी मुख्तार का नाम लेकर के दूसरे तरीके से अपना प्रचार कर चुकी है। मैं अनंत जी जो बात आपने कही उसी पर मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ कि अगर इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी है तो फिर इतनी ताकत क्यों? देखिए शोभना जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी कंफर्टेबल हो चाहे कुछ भी हो, जैसा अभी कुछ देर पहले राजकिशोर जी ने इशारा किया भी था और कहा भी था कि वो बहुत पूरे ताकत से चुनाव लड़ती है। आप याद करिए हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा था, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उनके शीर्ष नेतृत्व से लेके केंद्रीय मंत्रियों से लेके सब लगते हैं। तो बीजेपी कैजुअली कोई चुनाव नहीं लड़ती है, और 1% भी वो गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है कि वहां से किसी ठीक है। और देखिए ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं, अनुराग ठाकुर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमें अजय राय दिखाई दे रहे हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे ताल ठोक रहे हैं, और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं और वो हमीरपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग से पहले इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो बंगाल से आ रही है। यहाँ पर फिर एक बार अनुराग हिंसा भड़क गई है। हिंसा भड़की है, जादवपुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हुई है, पुलिस ने वहां लाठीचार्ज भी किया है, बूथ के पास बमबारी की गई है। टीएमसी का कहना है कि बूथ के पास बमबारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उसका ये आरोप है, और पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है। शोभना, इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में हिंसा का, मतलब अगर देश में चुनाव है तो पश्चिम बंगाल में हिंसा उससे वाबस्ता रही है हमेशा से, और एक रिकॉर्ड है पश्चिम बंगाल का हिंसा के मामले में अपना, जो अपना पुराना ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ती रहती है। बिल्कुल अनुराग, और इसी पर हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो दिखा देते हैं दर्शकों को। लोग जो वोट देने के लिए थोड़ा साहस संचय करके ये वोट देने के लिए यहाँ पे निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत टेंशन है। वोट शुरू होने के पहले ये जो स्कूल है, स्कूल का सामने में ही ये बम का निशान ये अभी भी पड़े हुए हैं। ये टीएमसी का पार्टी ऑफिस है। आईएसएफ यहाँ का जो ओपोनेंट दल है वो ओपोनेंट पार्टी क्लेम किया क्या टीएमसी लोगों ने वहाँ पे बम चार्ज किया, लेकिन ये टीएमसी पार्टी ऑफिस के सामने में भी यहाँ पे देख रहे हैं क्या बम का जो निशान वो भी गिरा हुआ है। ठीक है, तो मैं मुकेश आपका रुख करना चाहूंगी। ये बंगाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और बंगाल में इस बार बीजेपी ये कह रही है कि साहब पिछली बार चुनाव में हमने 18 सीट जीती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दावा है उनका कि सबसे अच्छा रिजल्ट जो है पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। मुकेश, माफ कीजिए, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैं यही कह रही हूँ कि बंगाल में हिंसा की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ से बीजेपी जो है वो बहुत मजबूत अपना दावा पेश कर रही है और कह रही है कि रिकॉर्ड टूटेगा। 2019 में 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बंगाल में भाजपा ने बहुत ताकत लगाई है। देखिए कि लास्ट के फेजेस में, बल्कि ये 7 चरण में मतदान होने का जो शेड्यूल है उसमें भी आप देखिए कि बंगाल को सभी 7 चरण में रखा गया है, हर चरण में कुछ सीटें रखी गई। बहुत फोकस तरीके से काम कर रही है बीजेपी वहां पे, और सीधा मुकाबला इस बार बहुत गंभीरता से टीएमसी को चैलेंज मिल रहा है, और उसका फायदा हो सकता है मिले। लेकिन टीएमसी ने भी जिस तरह से अपनी पोजिशनिंग की है उसका मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी के संघर्ष के बावजूद नतीजा जो आता है वो देखने लायक होगा, लेकिन संघर्ष वहां पे बहुत ही अच्छा हुआ है, और बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला आरती टिक्कू, जिस तरीके से ममता बनर्जी का एटीट्यूड रहा है, प्रधानमंत्री को कुछ ना समझना, गृह मंत्री को कुछ ना समझना, गवर्नर को कुछ ना समझना, चुनाव आयोग को कुछ ना समझना, कोर्ट को कुछ ना समझना, अभी भी वो सार्वजनिक सभाओं में खुलेआम कहती रही कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। क्या इससे कोई नेगेटिव मैसेज वोटर में जाएगा या फिर उनका वोट इंटैक्ट रहेगा, आपको क्या लगता है? और ये उनका स्टाइल है, जैसे खेला होबे जब उन्होंने विधानसभा में दिया था तो उसके बाद चुनाव जो है वो काफी कुछ तय हुआ था और बंगाल में उनकी बड़ी मेजर विक्ट्री हुई थी। देखिए बंगाल में सबसे बड़ी जो इशू हमेशा ही रहता है हर
इलेक्शन में, वो है बंगाली अस्मिता। जो बंगाली आइडेंटिटी की जो प्राइड है, उसकी सिंबल हमेशा ममता बनर्जी अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, और उनके खिलाफ का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बंगाली लीडर नहीं है जो उनको बराबर की टक्कर दे, और ये एडवांटेज हमेशा ही उनको रहता है। वो हमने देखा असेंबली इलेक्शंस में भी, वो हम पिछले इलेक्शंस में भी देख रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त वहाँ बनाई और अपनी एक जगह भी बनाई है। लेकिन बंगाली एक तो सिर्फ बंगाली आइडेंटिटी नहीं, ऊपर से वो एक महिला है। एक महिला राजनीति में होना और अपने दम पे आना, वो चूंकि वो नीचे के सतर से ऊपर पहुंची है, तो ये लोग भूलते नहीं हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपनी इमेज कल्टीवेट की है, और ये कि मैं किस मर्दों के, क्योंकि राजनीति मानी जाती है कि एक मर्दों का फील्ड है, यहाँ पे बहुत नहीं आरती जी, ये तो मैं और आप महिला होने के नाते जानते हैं कि हर फील्ड इस पुरुषवादी समाज में ये माना जाता है कि पुरुष महिलाओं से बेहतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ सभी पुरुष जो है वो विरोध में खड़े हुए हैं, सब लोग आपके समर्थन में खड़े हैं, विरोध में नहीं। लेकिन ये आप लोग मानते हैं कि सब पुरुष जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फील्ड नहीं, हर फील्ड में। मतलब क्या मैं इस बयान को राजनीति से जोड़कर देखूं कि बिल्कुल नहीं। आइए आरती टिक्को अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुझे लगता है कि उनको वो एडवांटेज है एक महिला होने का, और वो जो बंगाली प्राइड है उसका भी, और तीसरा मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी, आप अगर देखें कि टियर 2 की जो महिलाओं को उन्होंने एम्पावर किया है, वो महुआ मोइत्रा हो, वो और भी जो एमपीज चुन के आई वेस्ट बंगाल से टीएमसी की टिकट पे, तो एक उन्होंने अपना इंप्रेशन जमाया है कि वो लोगों को एम्पावर कर सकती है, खासकर महिलाओं को। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बीजेपी आप मुस्कुरा रहे हैं महिलाओं के नाम पर, और मैं यही कह रही हूँ कि पुरुषवादी समाज में महिला को हमेशा दूसरे दर्जे पर रखा गया, चाहे फील्ड कोई भी हो। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी हुई, अब ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं, कुछ महिलाओं ने जरूर टक्कर दी है पुरुषों को। ये पुरुषवादी समाज जो है ना, या पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये बीते जमाने की बात हो गई। शोभना जी आप देखिए, आप जैसा तेजस्वी एंकर यहाँ बैठ के सुबह से लेकर रात तक एंकरिंग कर रहा है, अब इसमें कहाँ से आपको लगता है कि अनुराग आपको दबा रहे हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है? ताली बजाता मैं तो स्वागत है आपका। बंगाल की एक बात करना चाहता हूँ कि आज जो बंगाल में वोटिंग हो रहा है वो ममता बनर्जी के गढ़ में हो रहा है, चाहे वो डायमंड हार्बर हो, मथुरापुर हो, कोलकाता हो, जादवपुर हो, मिदना, ये पूरा इलाका जो है ये ममता बनर्जी का गढ़ है। लेकिन एक बात जो इस बार बंगाल चुनाव में रेखांकित करने योग्य है कि प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने एक गियर चेंज किया वहां। इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ प्रधानमंत्री ने किसी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। पिछली बार दीदी और दीदी वाला उनको लगता है कि वो रणनीति गड़बड़ हो गई थी, तो इस बार प्रधानमंत्री ने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। शायद ये रणनीतिक चेंज है भारतीय जनता पार्टी का, और चुनाव में जिस प्रकार से सकारात्मक मुद्दे वहां उठाए गए हैं, मुझे लगता है कि जो अभी बंगाली अस्मिता की बात कर रही थी आरती, तो उसका बहुत प्रभाव इस बार पड़ेगा, और जादवपुर से आश्चर्यजनक परिणाम। एक बार राजकिशोर जी से भी लेना बनता है इस पर रिएक्शन कि पश्चिम बंगाल को वो किस तरीके से देख रहे हैं इस बार, क्योंकि मुझे लगता है वहां से कुछ इंटरेस्टिंग खबर आ सकती है 4 तारीख को। और राजकिशोर जी, इसमें मैं एक छोटा सा सवाल अनुराग के साथ और जोड़ूंगी, और वो ये कि आपसे भी जब मेरी बात हो रही थी, हम लोग तब नहीं थे टीवी पर, और उस समय आप ये कह रहे थे कि विपक्ष ने बहुत कड़ी टक्कर दी है, जो वन साइडेड एक चुनाव जा रहा था ऐसा लग रहा है, तो क्या इसका क्रेडिट राहुल गांधी को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहले बंगाल पे, फिर राहुल गांधी, बंगाल पे और फिर इस पर। जी थी बंगाल पे। दरअसल जो बंगाली अस्मिता की बात है, माँ माटी या मानुस, जो वहाँ का मूल नारा है, जिसकी बात करके ममता बनर्जी आई थी, निश्चित तौर पर आनंद विजय जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर, कि किस तरीके से सीधे ममता बनर्जी पर प्रहार न करके अपने मुद्दे बिल्कुल अलग तरीके से, हर चरण में बिल्कुल लोकल मुद्दों पर प्रधानमंत्री तक ने वहां पर जाकर बात की है। ये बहुत बड़ा था, और 18 सीटें जो मिली थी उसमें आप मानकर चलिए कि 18 की 18 बीजेपी पिछली बार जो जीती थी वो सारी नहीं जीतने जा रही है, उसमें 3 सीटों पे उसको बहुत ज्यादा टक्कर है। लेकिन नई कुछ 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी टक्कर दे रही है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़त पर तो रहेगी, लेकिन ये मानकर चलें कि 18 से वो 28 होने जा रही है या 25-26 होने जा रही है, तो ऐसा होना थोड़ा अभी मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि संदेश खाली वाला जो नैरेटिव था उसमें ममता बनर्जी ने जिस तरीके से स्टिंग करके पूरी जो बाजी पलटने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी लगातार वहां पर लेकिन ममता ने यू टर्न भी लिया राजकिशोर जी उस मसले पर। पहले उन्होंने
कहा कि भाई वहां कुछ नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो बीजेपी ने करवाया, और फिर उन्होंने यू टर्न मारा कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं संदेश का, बिल्कुल नहीं किया। लेकिन कोर्ट इंटरवीन नहीं करती तो शायद शेख साहब जेल के अंदर भी नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं होते। और संदेश खाली में, चूंकि मैं खुद भी वहां पर गया था, तो वहां पर दिक्कत यह है कि लोग पिछले 3 टर्म से 6 टर्म से वोट का अधिकार ही नहीं मिल पाया उनको वोट डालने नहीं दिया था। वो लोग छिपे बैठे रहते हैं खेतों में, इसलिए कहीं बाहर निकलेंगे पहले उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि टीएमसी के समय से हो रहा था, इससे पहले जब लेफ्ट थी तो भी यही हो रहा था। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। और आपने जो पूछा शोभना जी राहुल गांधी का, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जब विपक्ष पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत के साथ लड़ता दिखाई देता है, तो उनके कार्यकर्ता जो होते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, उनके अंदर भी ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से ज्यादा इसमें जो काम किया वो अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने किया। मैं फिर कह रहा हूं, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पार्टी भले कांग्रेस रही हो, कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और राहुल की तुलना में ज्यादा बातें तो प्रियंका गांधी ने की हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ वो अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं, और उधर तेजस्वी यादव बिल्कुल अलग तरीके का एक नैरेटिव करते हैं, और अखिलेश यादव बहुत तगड़े तरीके जब कन्नौज में उतर कर आते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे एक बड़ी खबर देनी है। जी मुकेश, मैं बस सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं। अनंत जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है पुरुषवाद और महिलाओं को बराबरी का आपका उदाहरण दिया। मैं इसे ठीक मैं सिर्फ ये कहना, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो या दलितों का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, हर जगह ये नकार दिया जाता है सिरे से कि आज के समय में जातिवाद नहीं है, आज के समय में महिलाओं। मैं मानता हूं कि आज भी बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, आप देखिए पूरे वर्कफोर्स में कहीं पे भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, और देश तब तक चलिए, तो फिर मैं कहता हूं शोभना, अगली ब्रेकिंग न्यूज आप ही पढ़िए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका महिलाओं को आगे रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। विपक्षी गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। हालांकि ममता बनर्जी नहीं इसमें आ रही है, ये हमें जानकारी मिल रही है। रविवार को जेपी नड्डा जी साहब ने भी बैठक बुलाई है, और तो ये 7 चरण को लेकर अब समीक्षा होगी, चाहे वो सत्ता पक्ष इस समय बीजेपी है उस खेमे में हो, या विपक्ष इंडिया गठबंधन का खेमा है वहां। अगर एनडीए 7 चरणों को लेकर समीक्षा कर रहा है तो चलिए, ये मुझे एक सामान्य सी बात लगती है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, बड़े नेता शामिल होते हैं और ममता बनर्जी उसमें नहीं आती हैं, तो ये वाकई में एक चौंकाने वाली बात है। क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की एंट्री पर बैन कर दिया। बाहर से समर्थन की उन्होंने बात की कि हाँ, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मैं बाहर से समर्थन करूंगी। फिर उन्होंने 24 घंटे के अंदर यह भी कहा कि ठीक है, उन्हें मंत्री पद से भी कोई गुरेज नहीं है। अब उनके प्रवक्ता ये कहते घूम रहे हैं अनंत विजय जी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसका रिमोट कंट्रोल ममता बनर्जी के हाथ में होगा, और वो ही तय करेंगी, दीदी तय करेंगी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। भूमिका क्या रहने वाली है ममता बनर्जी की, ये समझ से बाहर है थोड़ा। और वह हीट देकर रखी हुई शुरू से आप देखेंगे तो वो एक अपने तेवर में अलग नजर आ रही है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के मीडिया सेल के जो महासचिव हैं जयराम रमेश जी ने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि ये तो नेचुरल है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। 300 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। ये सबसे कम है, 326 सीटों पर या 328 सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया कि अगर उनको 50, 52, 56, 58, 100, 200 जितनी भी सीटें आती हैं उसके हिसाब से प्रधानमंत्री पद उनका ही होगा। लेकिन ममता बनर्जी एक बहुत ही, जिसको कहते हैं चतुर नेता की तरह, वो अपना स्टैंड फेज वाइज बदलते रहती हैं। अगर मुस्लिम वोटरों को उनको रुझाना होता है तो वो कहती हैं कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल हो जाऊंगी, क्योंकि सीएए और एनआरसी लागू करने के लिए हमें सरकार में होना, केंद्र सरकार में जरूरी होता है। अगर मुस्लिम इलाके में नहीं होता है तो बड़े तेवर में आ जाती हैं कि हम अच्छा। लेकिन अनंत विजय जी, वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कहती हैं कांग्रेस को वोट मत देना, वो बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है। वो आरती को आपके पास भी आएंगे। नहीं, पहले आप आनंद जी अपनी बात छोटे में पूरा कर लीजिए। बी टीम कहना तो किसी को बड़ा आसान होता है, किसी को कुछ भी कह दीजिए, बी टीम कह दीजिए। ममता बनर्जी ने लगातार कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी की। इतनी बढ़ गई है बयानबाजी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को कहना पड़ा कि आप थोड़ी अनुशासित होकर मर्यादित बयान दिया करिए। तो दोनों, उसके बाद सीपीएम में कितना
सीपीएम से तो ममता बनर्जी का पुराना बैर है, क्योंकि उनको लगता है सीपीएम वालों को कि ममता ने उनके किले को ध्वस्त किया भी। तो मुझे इन सारी चीजों को देखते हुए अगर समग्रता में सोचेंगे तो ये जो आज बैठक हो रही है, आज मैं राजकिशोर जी से हंसी मजाक यही कर रहा था कि आज शायद देश को नया मुझे आरती टिक्कू जी, अब मुझे अगले 1 मिनट में इलेक्शन हेडलाइन लेनी है और अब आप आनंद विजय को कहिए, बताइए, क्योंकि वही कह रहे थे वो महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, उन्होंने आपको मौका नहीं दिया। मुझे तो आपसे सवाल लेना था।